अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम पॉइंट ऑफ व्यू के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं और जी हमें ज्वाइन किया है। हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ा हमारे पास शोर मचाती हैं इंडियन शोज में। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं जी बात कर रही हूँ निगत अब्बास की। निगत अब्बास आज अस्सलाम हमारे साथ वालेकुम। है। अस्सलाम वालेकुम निगत, थैंक यू वालेकुम सो मच कि अस्सलाम। आपने ज्वाइन किया। अरे आप निगत लोगों ने बुलाया अब्बास प्यार से। निगत अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और मेंबर भी हैं बीजेपी की, जिससे हमें काफ़ी नाराज़गी रहती है पाकिस्तान वालों को। इसके अलावा निगत एक ट्रस्ट भी चलाती हैं, एक एनजीओ है, स्त्री रोशनी एनजीओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट राइट, करेक्ट, राइट, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो उस पे भी हम निगत से बात करेंगे कि सोशल बिल्कुल। वर्क करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है। और पाकिस्तान की साइड से हमें ज्वाइन किया है निगत को जवाब और सवाल दोनों देने के लिए डॉक्टर अजहर असलम ने। डॉक्टर अजहर असलम भी जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं। इसके अलावा डायरेक्टर हैं स्पीड लिटरेसी प्रोग्राम विजन 21 के, जो कि उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनको कहा जाता है, उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। कॉलमिस्ट भी हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने ज्वाइन किया हमें। थैंक यू सो मच। अब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट शो था मेरा इंडियन टीवी पे अर्नब गोस्वामी साहब के साथ, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग डॉक्टर अजहर भी उसमें थे। और मेरा नाम लेके कोई चिल्लाए चली जा रही थी और मैं कह रही थी ये हुआ क्या है, ये मैंने ऐसा क्या कर दिया है। अच्छा, नहीं, मैं आपको उस शो के बारे में आपने समझ ले आरजू काज़मी में, या अल्लाह क्या आरजू हुआ आरजू है? मैं और आपको पागल है एक मजेदार बात बताऊं मुझे उस पता शो के बारे में। निगत, जी। मुझे उनके जो प्रोड्यूसर ने शो में लिया, तो पहले है। आरजू ने मुझे कहा कि उनके शो में आना है आपने। अच्छा, मैंने उनके शो को ना कभी देखा था ना कभी सुना था, अच्छा ऑनेस्टली, जी। अनटिल जी दैट। जी। तो मैं सुनता रहा। एक साहब बोले, फिर दूसरे बोले, फिर आरजू बोले, फिर वो गोस्वामी साहब ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा प्रोड्यूसर से, मैंने कहा भाई मुझसे कब पूछेंगे मेरी बारी कब आएगी? उसने कहा जी बारी कोई नहीं आएगी आपकी, बस आप बोले और जोर जोर से बोले। और मैंने जब बाद में वो शो देखा तो मुझे पता चला कि बल्कि निगत शायद किसी गाड़ी में थी, वो कहीं जा रही थी, तो वो उन्होंने स्टूडियो से ज्वाइन नहीं किया था। हाँ। कहा यार ये इतने, मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हम जूते चप्पल लेके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो निगत ने मेरे साथ किया। तो निगत इतना शोर, सबसे पहले हल्का फुल्का सवाल करूंगी, इतना जी। शोर कैसे मचा लेती हैं, इतना कैसे लड़ लेती हैं? इसलिए कि जहाँ तक मैंने देखा है दुबली पतली सी छोटी सी निगत है, कैसे कैसे मैनेज करती है इतना बस बस शोर? ऐसा समझ लीजिए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और हमारे हिंदुस्तान से, हमारे देश से हमें इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है। जिस तरह आपको अपने देश और अपने अपने लोगों से, अपने वतन से मोहब्बत है, उसी प्रकार की मोहब्बत है, उसी तरह की शिद्दत है हमारे दिल में। तो हमारे देश के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल जाए, हमारी सरकार के खिलाफ कोई अगर कुछ बोल जाए, हमारे घर में रह रहे कोई, हमारे भी घर में और हमारे देश में कुछ लोग हैं जो हमारी सरकार के खिलाफ है। पर मेरी बात याद रखिएगा, आज अगर राहुल गांधी जी के भी बारे में गलत बोल जाएंगी ना, तो भी मैं डिफेंड करूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान पहले है। मेरे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, किसी भी पार्टी का हो, वो मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद और कोई है। तो आप कुछ भी बोलिए, हम उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं। पूछिए, आज आपकी महफिल में हम शामिल हुए हैं। बहुत हाँ, शुक्रिया जी डॉक्टर। मैं एक सवाल कर सकता हूँ? पहले तो मैं ये सवाल ये करूंगा जो फौरन जाहिर होता है आपकी बातों से, कि अरे आपकी उर्दू कहाँ चलेगी? आपकी तो देखिए, उर्दू है जो सा वो कहीं खो गई, वो लखनऊ की तहजीब, वो अच्छा उत्तर तो प्रदेश, अब हम आते हैं, वो सारा नॉर्थ इंडिया जी। जिसमें जिसमें उर्दू जुबान, जिसमें उर्दू जुबान का स्क्रिप्ट जी। और जिसको आबे हयात वाली जुबान कहा जाता है, वो जुबान कहाँ चलेगी? आपने तो मेरा उसको आबे हयात जो आपने अच्छा, कही। आप असल में थोड़े से शायद, जाहिर है उम्र में छोटी हैं काफी, तो जी। आपने शायद अगर आप देख लें, जो टॉप बॉलीवुड को मैं एग्जांपल के तौर पे लूंगा, उसकी मूवीज और उसकी शायरी वो सब उर्दू में है। उसमें संस्कृत का हार्डली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उर्दू की मादरी जुबानों में संस्कृत शामिल नहीं है, जी। लेकिन वो तमाम की तमाम, और ये जो आपकी जो लैंग्वेज है। अच्छा, आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात, तो मेरी एक बहन है आपके इंडिया से, सवाल का मैं नहीं जवाब इनको तो दो जानता पहले। हूँ। मैं आपके इनको सवाल नहीं का जानता। जवाब तो दे दो पहले। मैं आपको बात कंप्लीट कर लूँ ना।
ये इन्होंने मुझसे कोई खुद किसी ग्रुप से मेरा नंबर लिया, इन टच किया है मुझसे और कुछ मदद मांग रही है मेरे से, इंडिया में रहती हैं कहीं पे ये। तो इनसे मैंने उर्दू में इतना लिख के भेजा कि आप अपने खानदान की तस्वीर तो भेजें। उन्होंने मुझे लिखा आगे से रोमन उर्दू में, सर उर्दू नहीं आती। तो मैंने कहा आपको उर्दू नहीं पढ़ाते? अरे मैट्रिक पढ़ी है आप, बीए पढ़ी, कितनी पढ़ी? तो बात ये है कि देखिए आप तो अपनी जुबान को खोगी जब आपने अपनी जुबान को खोया। मैं अभी पहले सिर्फ मेरे सवाल को मुकम्मल समझिएगा। एक मुसलमानों ने अपनी जुबान को खोया। जुबान को खोना गोया सकाफत को खोने का पहला कदम होता है और सबसे क्रिटिकल कदम होता है उसका, क्योंकि फिर आप अपनी जो हिस्टोरिकल रूट है, तारीखी विरसा है, जो माँ बाप से मिलता है, जो दादा दादी नाना नानी से मिलता है, उससे कटते चले जाते हैं। इसलिए मैं अच्छा, उसके बाद ये तो सिर्फ मतलब मुसलमानों की बात है ना। आपने अपनी जुबान के अंदर उर्दू के लफ्ज, आपने देश नहीं बोला, आपने देश बोला, ठीक? मतलब देश है जो आप चले जाएं जिस देश में जिस देश में गंगा बहती वाले सूरत हाल को ले लें, 50, 60, 70s के गाने जितने देख लें, 80s के गाने देख लें, अंटिल 90s में आपके सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब आए और उन जैसे लोगों ने बॉलीवुड में पॉलिटिक्स में शमूलियत इख्तियार की। आरएसएस का जोर बढ़ा, बीजेपी का जोर बढ़ा, तब से ये जो हिंदुआना पन है जौन सा, वो इतना गालिब आना शुरू हो गया। अब आपने सवाल रखा तो जवाब इससे रिलेटेड एक और सवाल है। बहुत लंबा, दूसरी बार पूछिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ओके, निगत आप बताइए। पहली बात तो आपने जुबान की बात करी, आपने कहा आपकी जो भाषा है उसमें हिंदीपन ज्यादा है, उर्दूपन कम है। मैं अपने देश, अपने हिंदुस्तान, मैं आपके बीच में नहीं बोली भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आपने छोटी बहन का दर्जा दिया है, छोटी बहन की बात सुनिए बिना रोके टोके। मैं अपने हिंदुस्तान, अपनी धरती, अपने देश पर रहती हूँ और यहाँ पर जानमाज बिछाकर इस जमीन पर सजदा करती हूँ। और जब इस जमीन पर सजदा करती हूँ तो मेरे दिल और दिमाग और मेरे जहन में सबसे पहले हिंदी और संस्कृत पनपती है, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में हिंदू या फिर मुसलमान हूँ। अब आ जाते हैं, ना ही मैं लखनऊ की हूँ, ना ही मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, मैं यूपी में मुजफ्फरनगर की हूँ, जहां पे ठेठ भाषा बोली जाती है, जिसको हिंदी का नाम दिया गया है आपने और हमने। वही भाषा मैं बोलती हूँ और मेरे पूर्वज यही भाषा पार्टीशन से पहले भी बोलते आ रहे हैं। जैसे आप लोग आज भी पंजाबी बोलते हैं, जबकि पंजाबी हिंदुस्तान की भाषा है। तो यही फर्क है समझने में। पर हम आपको कभी नहीं टोकेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पार्टीशन से पहले आप हमारे देश का हिस्सा थे, आप यहाँ की तहजीब को फॉलो करते थे, आप यहाँ की जुबान बोलते थे जिसे हम पंजाबी कहते हैं। और बड़े गर्व से हम आपको बोलने देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये देश हमारा भी कभी हुआ करता था। अब तहजीब की बात कर लेते हैं। किसी को उर्दू नहीं आती, ना आती है, नहीं आती, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। मेरे लिए ये जरूरी है कि कोई अगर अल्लाह को मानता है तो अल्लाह की इबादत करे। मेरे लिए ये जरूरी है कि उसे कलमा आता हो। मेरे लिए ये जरूरी है उसे नमाज पढ़नी आती है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अल्लाह की इबादत करते हुए किसी का भी दिल गलती से ना दिखा दे, क्योंकि अल्लाह ये पैगाम देता है कि मैं अपने बंदों को खुश रख सकूं, और जो मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है वो सबको खुश रख सके। किसी का भी अगर दिल दुखा दिया तो अल्लाह से माफी के साथ और आपसे भी माफी के साथ बोलूंगी कि अगर मैं उर्दू बोल के भी किसी का दिल दुखा दूं ना, तो शायद मैं सच्ची मुसलमान नहीं हूं। तो मेरी ये मुसलमान मैं बाद में हूं, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। शायद आपके लिए भी आप अपने देश में पंजाबी बाद में हैं, पहले आप पाकिस्तानी हैं। जिस प्रकार आप पंजाबी बोलते हैं, अपने दिल और ज़बान, अपनी जुबान पे, अपने जहन में रखते हैं, उसी दिल, दिमाग और जहन में हम हिंदी और संस्कृत को रखते हैं और बाखुदा अपने बच्चों को परवरिश में यही सिखाएंगे। अच्छा नहीं, वो तो आपकी ज़ाहिर है चॉइस है, आप अपने बच्चों को जो सिखाएं, आप जो खुद बोलना चाहें वो भी ठीक है। बिल्कुल, लेकिन लेकिन बच्चों को हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलील्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतो बिला फजल भी सिखाएंगे। ये याद रखिएगा। मुसलमान क्या है वो मैं जानती हूँ। वो आप जरूर सिखाएंगे, लेकिन उसका इस चीज से ताल्लुक नहीं बनता कि ये 47 से लेके पिछले 72 साल के अंदर उर्दू है जोन सा वो क्यों तनज़ली का शिकार हुई। अब मेरे भाई अगर सफेद उड़द में काला चना, आपने मेरी सिंपल बात का जवाब नहीं दिया कि आपकी जो सबसे अच्छी शायरी है वो उर्दू में है, ठीक है? आप
उसका जवाब नहीं दिया आपने। आप सिखाइए जरूर, आप अपने आप को हिंदुस्तानी जरूर समझिए। अच्छा, अब आपने सबसे अच्छी जो बात की ना, मैं हिंदुस्तानी हूँ और बड़े गर्व से कहती हूँ, मैं समझती नहीं हूँ, मैं हूँ। हाँ, भारतीय है, हिंदुस्तान है जो भारतीय हूँ, भारत माता की जय और वंदे मातरम उसी गर्व से बोलती हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद उसी गर्व से बोलती हूँ। जरूर बोलिए। आप भारतीय हैं, आप भारत से मोहब्बत करें, जरूर करें, आपको पूरा हक हासिल है इस चीज का। बेशक। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात की, वो ये थी कि किसी इंसान का दिल नहीं दिखाना। अब मुझे बताइए, दिल दुखाने को तो छोड़िए, मैं पुरानी लंबी बात नहीं करता हूँ, मैं अगस्त 2019 से शुरू हो जाता हूँ। पहले कश्मीर में जो कुछ हुआ और जो कुछ चल रहा है जी। उसके बाद आपके सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो चल रहा है जी। फिर जो क्या चल रहा है सिटीजनशिप और कश्मीर में क्या चल रहा है बताइए। दिल्ली जो कुछ चल रहा है मुझे बताएं मेरे भाई, क्या चल रहा है दिल्ली के गिर्द जो कुछ हुआ, दिल्ली के जिस तरह काजरी खास में लोगों को मारा गया, करम दोरापुरी में लोगों को मारा गया, ये आंकड़े कहाँ से लाए हैं? मैं आपको ये बातें कहाँ से लाए हैं? रेफरेंस दीजिए, इंडियन दीजिएगा भाई, पाकिस्तानी नहीं दीजिएगा। नहीं, इंडियन रेफरेंस दीजिएगा मुझे। एक सेकंड, अल जजीरा पाकिस्तानी है, आपको भी मालूम। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी तो पाकिस्तानी नहीं है ना भाई, फॉरेन पॉलिसी IHRW तो पाकिस्तानी नहीं है, CNN तो पाकिस्तानी नहीं। मैं आपको आर्टिकल खोल, मैंने आर्टिकल बताइए भाई, हम तो सुनने को तैयार। आप इस तरह कीजिए कि आप गूगल कीजिए स्टेट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ठीक है? आप गूगल कर लीजिए, आपको 30 सेकंड के अंदर जो मैं आर्टिकल्स बता रहा हूँ ये सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है? अल जजीरा की 7 मार्च की रिपोर्ट है विद्या सुब्रमण्यन की, ठीक है? वो कहते हैं अनुराग ठाकुर साहब ने जो नारा मारा, जो आपके जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन सब गद्दारों को गोली मार दो। आप ही की खबर का मैं थोड़ा सा, सुनिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि क्या बोला गया। आपने हवाला मारो गद्दारों को बोला गया था, इन सबको गोली मारी कहीं नहीं बोला गया। गोली मारो गद्दारों को, शायद इस बात में तो पाकिस्तान भी गद्दार को कहेगा गद्दारों को गोली मारिए। एक गद्दार आर्मी डिसाइड करेगी, गद्दार पुलिस डिसाइड करेंगे, हमने पुलिस डिसाइड करेंगी। पुलिस जज देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा, पटियाला कोर्ट देखेगा। मॉब के अंदर जो लोग शामिल हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि गद्दार कौन है। मॉब के अंदर कौन सा मॉब? यही दिक्कत है, यही मैं बोल रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ मेरे भाई। को मारा, ये वीडियो वायरल हो चुकी है। जहन में आप लोगों के, जहन में आप लोगों के, आप मैं आज अपने बैठी हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ। ये तो मैं आपको फॉरेन पॉलिसी में रवि अग्रवाल साहब का जो मजमून है, ये 2 मार्च 2020 को शाया हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छा, ये अश्ताश वर्षासे ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका मजमून का टाइटल है व्हाई इंडियंस मुस्लिम्स आर इन ग्रेव डेंजर। और वो कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है, ये मुनज्जम कत्लो गारत है। ये तो मैं आपको सिर्फ 6 मिनट, मैं कश्मीरी हूँ, मेरी छोटी बहन, मैं कश्मीरी हूँ, प्लीज खुदा का खौफ कीजिए, जिस अल्लाह का नाम लेके खुदा का खौफ कीजिए। कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम ढाए हैं, जिस तरह उनके साथ जो नारवा सलूक किया है मोदी गवर्नमेंट ने, उससे पहले भी करते रहे, लेकिन जो अब हो रहा है और जिस तरह की कत्लो गारत वहां पे हो रही है और जिस तरह की उनको भूखा और नंग से मारा जा रहा है, ये मतलब किसी इंसानी उस पे जायज नहीं बैठता। बताइएगा मैं कब बोल सकती हूं। सबसे पहले इंसान है, आपने बिल्कुल 100% बात ठीक की, हम सबसे पहले इंसान है। इंसान के बाद अगर किसी का कोई ईमान है, अकीदा है, मजहब है, धर्म है, तो वो ले, उसको अपनाए, ठीक है। उसके बाद अगर वो किसी मुल्क में रहता है, उससे मोहब्बत करता है, जरूर करे अपने वतन से मोहब्बत, ठीक है, करे। लेकिन ये कत्लो गारत जो 47 से जारी है। आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं बार-बार, एक ही चीज को बार-बार दोहरा रहे हैं। उसका सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। सवाल मैंने सुन लिया, एक ही बात को बार-बार दोहरा रहे हैं। आपने सचर कमेटी रिपोर्ट तो पढ़ी होगी ना 2006? मुझे मालूम है, सचर कमेटी भी मालूम है मुझे आप जवाब देने का मौका दीजिए ना। मैं हरफ पे हरफ पढ़ दूं आपको क्या लिखा हुआ था? नहीं, मुझे मालूम है मेरे भाई, मुझे मालूम है। हिंदुस्तानी हूँ, मालूम है, हिंदुस्तानी हूँ, जानती हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, जानती हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, जानती हूँ।
हिंदुस्तानी हूँ, जानती हूँ। देखिए और मेरी टाइम टू रिप्लाई। आरज़ू मेरी बात सुनिए, मेरी एक आरज़ू एक ही सवाल को बार बार दोहरा रहे हैं मेरे बड़े भाई। जब मैं अपनी बात नहीं आप सवाल दोहरा रहे हैं। हवाला जात दे रहा हूँ, रेफरेंसेस दे रहा हूँ, समझ गई, आप जवाब तो देने दीजिए ना। अच्छा सुनिए, लेटर रिप्लाई। जी निगत, शुक्रिया आरज़ू। पहली बात तो मैं आज अपने हिंदुस्तान में बैठी हूँ, यहाँ की राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर है कश्मीर, बहुत दूर नहीं है। मुझे मेरे कश्मीर के, मुझे मेरे दिल्ली के, मुझे मेरे देश के हालात आपसे बेहतर मालूम होंगे। इस बात में आप मुझ पर डाउट मत करिएगा। आप मीलों दूर मेरे देश से बैठे हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि वहां पर कत्लेआम हो रहे हैं। वहां पर हाफिज सईद के भेजे हुए जो टेररिस्ट होते हैं, अगर उनको कत्लेआम कर दिया जाता है तो आप कहते हैं मुसलमानों को मारा जा रहा है। अगर आपके भेजे हुए जिहादियों का कत्लेआम कर दिया जाता है तो आप कहते हैं कि कश्मीरियों को मारा जा रहा है। ये आपकी गलतफहमी है। मेरे हिंदुस्तान में कश्मीरी को, मुसलमान को कोई ना मार रहा है, ना मारेगा। और आपने अगर देखा हो, अगर देखा हो तो अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री शायद आपको ना समझ आए, होम मिनिस्टर है हमारे देश के, पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके प्रिय कांग्रेसी नेता को टक्कर की जवाब देते हुए बोला था कि अगर आप चाहेंगे भी तो हिंदुस्तानी मुसलमान को हम अपने हिंदुस्तान से कहीं जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए एक मिनट मेरे भाई, आपकी बात सुनी मैंने। गांधी साहब को आपने एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था, इसीलिए मुझे नहीं जाने दिया था कश्मीर के ना, मुझे आप डरते हैं। इसीलिए सुनिए बात, तो इसीलिए आपने नहीं जाने दिया था। सुकून से सुनिए ना, आपके पास सुकून से सुनिए ना, सुकून से सुनिए ना। मैंने आपको सबूत और हवाला जात दिए और मैंने आपको एक नहीं दिए, मैंने आपको 5 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी बात उनको रिप्लाई करने थे, उसके बाद आपने ये बोला कि कश्मीर में ये जो हो रहा है, दिल्ली में ये जो हो रहा है, जो एनआरसी सीएए को लेके हो रहा है, क्या हो रहा है आपने नहीं बताया। मैं आज भी पूछ रही हूं। मैंने बताया, आपको खुदा का खौफ करें, मैंने आपको नाम लेके बताया भाई कि फैजान को मारा गया। आरज़ू देखिए, को मारा गया। मैंने आपको हवाला जात दिए, CNN का हवाला दिया, अल जज़ीरा का दिया, फॉरेन पॉलिसी का दिया, IHRW का दिया हवाला। आपको मैं कितने हवाले दूं? वायर का दिया है हवाला। मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं? मेरी बात होने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। आप सिर्फ ये कह रही हैं कि मेरी बात को पे एतबार कर लो। अगर आप कहती हैं तो हम एतबार करते हैं तो ठीक है। आपकी बात, मैं अपने हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये मैं किसी पाकिस्तान के नागरिक की बात पर एतबार क्यों करूं? आप करेंगे? आप मुझे बताइए ना कि आपने जैन मंदिर चौक को तोड़कर बाबरी मस्जिद चौक का नाम क्यों दिया? आप मुझे बताइए ना कि ननकाना साहिब पे आप लोगों ने हमला क्यों कराया? आप मुझे बताइए ना कि वहां पे माइनॉरिटी हिंदुओं की बच्चियों का आप लोगों ने रेप क्यों कराया? आप मुझे बताइए ना कि वहां पर हिंदुओं की बच्चियों का आपने धर्म परिवर्तन क्यों कराया? सवाल मेरे पास, मेरे भाई, बहुत है। सवाल मेरे पास बहुत है। चिल्लाना मैं भी जानती हूँ। सबूत जिस प्रकार मैं आप ही की रिपोर्ट आप ही को बता रही हूँ। मैं आप ही के जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब आपको दे रही हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं ला रही। पाकिस्तान में क्या होता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप आ जाती है सी और एनआरसी पे। मुझे बताइए आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को हम हिंदुस्तानी रखें? आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के शरणार्थी, पाकिस्तान के लोगों को हम अपने हिंदुस्तान में क्यों रखें? आप मुझे बताइए क्या आपसे अपने मुसलमान भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आप लोगों के यहाँ पर इतनी भी जगह नहीं है अपने देश में? क्या आप लोगों के पास इतनी मोहब्बत नहीं है अपने मुसलमानों के लिए कि आप अपने घर में अपने लोगों को नहीं रख पा रहे हैं? पॉलिटिशियन की तरह आप मुझे बताइए क्या आपके पास थोड़ी सी भी जगह नहीं है अपने देश में अपने ही मुसलमान भाई बहनों को रखने के लिए? सीएनआरसी के बारे में आप जानते क्या हैं? एनआरसी जो आज तक आई नहीं है, सीए के बारे में मुझे बताइए आप जानते हैं? आप मुझे बताइए अनुराग, आप बताइए सीए के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने बोला सीए के बारे में क्या जानते हैं? सिटीजनशिप अनुराग ठाकुर, मैं बताता हूँ आपको क्या जानता हूँ। खैर एक सेकंड बताइए, पढ़िए, सुनिए वीडियो। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का वीडियो मुझे दिखाने की, आप खुद सुनिए। हाँ, सुनिए क्या कह रहे हैं। Like our hardline
मैं किस लिए बोल रहा हूँ? आपके बीजेपी के लीडर हैं, आप तो जानते होंगे इनको। Fundamentally discriminatory in nature, surely by leaving out Muslims and including every other religion. Leaving out Muslims and including leaving out Muslims of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. आप मुझे बताइए क्या मैंने सुन लिया मेरी अब आपने मेरे मेरे सवाल का जवाब अच्छा मेरे एक सवाल मैंने सुन लिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देश के मुसलमान मान लिया ना, हम तो कह रहे हैं एक सवाल का जवाब दीजिए ना, एक सवाल का जवाब दीजिए ना, एक सवाल का नहीं आरज़ू मेरा सवाल है, मैं सवाल दुश्मन है आपके, मैं सवाल का जवाब मैं सवाल का जवाब दूंगी। हम आपके दुश्मन हैं क्या? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, डरिए मत, सवाल सुनने की हिम्मत रखिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या आपके देश में, क्या आपके वतन में, क्या आपके जहन में, क्या आपके दिल में इतनी भी जगह नहीं है कि आप अपने पाकिस्तानी भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को अपने देश में जगह दे सकें? आप क्यों चाहते हैं कि आपके देश के लोगों को हम अपने देश में जगह दें, हम अपने घरों में जगह दें? आप ही तो कह रहे हैं, अभी आपने कहा, रिवाइंड करिए वीडियो, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा, वो बोल रहे हैं, अभी आपने कहा, मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी मुसलमानों को आने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप एनआरआई एक्ट के थ्रू आना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आपको जगह मिलेगी। पाकिस्तानी मुसलमान आपको क्या कहेगा? पाकिस्तानी मुसलमान आपको क्या कह रहा है जो आप अपने घर में पाकिस्तानी मुसलमानों को नहीं रख पा रहे हैं? अपने घर से क्यों मुसलमानों को भेजना चाहते हैं? कि आपके दिल में, यही मैं कहती हूँ, अहमदियाओं के आप दुश्मन, शियाओं के आप दुश्मन, बॉम्ब ब्लास्ट आप कराएं, आर्मी स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट आप कराएं, तालिबानियों से आपके संबंध, उसके बाद हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तालिबानियों से आपके संबंध, उसके बाद आप आरोप हम पर लगाएंगे, आप तालिबानियों से संबंध आप रखेंगे, आतंकवादी हमले आप कराएंगे, हाफिज सईद को यूएन बोलेगी आतंकवादी है, घर पे आप रखेंगे, और एक बेचारे हाफिज सईद का नाम आपके पास है, एक लश्कर तैयबा का नाम आपके पास है, उसके अलावा हाफिज सईद बेचारा है, यही मोदी से तो बेचारा ही है ना यार, आपका सहन दिखा देता है 2002 के बाद इंटरनेशनल टेररिस्ट, जिस आदमी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, आप लोगों को मौका दिया गया फरवरी तक, चंद महीने पहले तक आप लोग मांग रहे थे कि कौंसलिंग के लिए मांग रहे थे, इतना फंड आप ले चुके हैं, $6 बिलियन का, और आप कर्जा ले चुके हैं। आप हमें बताएंगे सबूत के बगैर बात की जाए, हमें बताएंगे। अच्छा चलिए सबूत की बात करते हैं, चलिए सबूत आप मुझे बताइए, सच्चर सबूत की बात करते हैं, सबूत की बात करते हैं, 2006 में की बात करते हैं, सबूत की बात उसके बारे में क्या किया गया, उसके बारे में क्या हुआ, सबूत की बात करते हैं, सबूत की बात करते हैं, और दूसरी बात सुनिए, सबूत की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, चंद महीने पहले आपको यूएन ने मौका दिया था ना, हम मुसलमानों हाफिज सईद को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया गया ना, मसूद अजहर को घोषित कर दिया गया ना, मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया गया ना, आप लोगों ने तो फिर भी अपने घर में जवाई बनाकर बिठा रखा है उसको। क्यों मसूद अजहर की आप रोज इबादत करते हैं, जबकि वो एक आतंकवादी है? आपने तो कोल्ड वॉर नहीं देखी होगी, आपको सोवियत यूनियन का पता नहीं होगा। मैंने बस आपको आईना दिखाया है, मैंने बस आपको आईना दिखाया है, मैंने आज आपको आईना दिखाया है, घर जाकर आप एक बार फिर देखिएगा, मैंने आपको आईना दिखाया है, घर जाकर एक बार और देखिएगा। आईना नहीं दिखाया, आप इंटरनेशनल टेररिज्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके बात मत कीजिए। आतंकवादी तो अपने घर में जवाई बनाए हुए हैं, मसूद अजहर आप ही के देश में रहता है। हमारा तो घर में मसूद वजीर आजम तो नहीं बनाना, कम से कम पाकिस्तान का वजीर आजम तो नहीं बनाना। तो क्या बात है, वजीर आजम नहीं बनाएंगे, लेकिन वजीर आजम नहीं बनाएंगे, पर जवाई बना के रखेंगे। तो जवाई बनाया हुआ है, मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में उसको जवाई बनाया हुआ है, मैंने कहा जवाई बनाया हुआ है, नहीं बनाया ना, कम से कम को जवाई बनाया हुआ है। आपका ये जो वजीर आजम तो आपने हैंडसम बनाया हुआ है,
जो सिर्फ देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, काम के नाम पर शून्य, जीरो, नीलमटे सन्नाटा। आप करते रहे इस बात का। आप हमें दर्द तो होगा ना, आप ये दर्द हो रहा होगा आपको, दर्द हो रहा होगा मसूद अजहर की बुराई सुनकर दर्द हो रहा होगा, मसूद अजहर की बुराई सुनकर आपको दर्द हो रहा होगा। अगर आपकी हालात बुरी तो हमें दर्द होगा, हमें तकलीफ होगी, क्योंकि आप का नाम सुनकर दर्द हो रहा है, मसूद अजहर का नाम सुनकर दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा बीबी, अब आप तो वैसे ही मजाक मत कीजिए। अरे बीबी नहीं, मेरे भाई, छोटी बहन मुझे ये बताओ कि आपकी मसूद अजहर को जवाई बनाया है, जवाई बनाया है, क्यों बनाया है? आपकी कितनी उम्र थी आप बताइए मुझे। मसूद उम्र को छोड़िए ना, मसूद अजहर को जवाई क्यों बनाया है? आप कहानियां सुनाएंगे आतंकवादी संगठनों की, अपने पोते पोतियों को, अपने बच्चों को आतंकवादी संगठनों की आवाज और उनकी कहानियां सुनाएंगे। बस करिए मेरे भाई, थोड़ा निकलिए, पाकिस्तान बहुत बेहतर स्थिति में आ सकता है। एक बार आतंकवादियों का पल्ला छोड़ दीजिए, एक बार जिहादियों का पल्ला छोड़ दीजिए, एक बार तालिबानियों का पल्ला छोड़ दीजिए, एक बार मसूद अजहर को छोड़ दीजिए, एक बार हाफिज सईद को छोड़ दीजिए, आप बेहतर स्थिति में आएंगे। ये वही बात है जो मैंने कही थी कि ये शो बॉय शो गर्ल्स हैं, इन्होंने क्या कहना है, अपने मुल्क को क्या कहें। मैं तो ऐसा सवाल नहीं करना चाहता हूँ तो आपको खतरे में डाले, मुझे तो इस चीज से डर लगता है कल आपको कुछ ना कह देगा। अच्छा मेरी मैं तो ऐसा सवाल नहीं करूंगा आपसे कुछ। मेरी चिंता मत करिए, मेरा देश मेरी सुरक्षा अपने आप कर लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी करे, अल्लाह करे, अच्छा करे, अच्छी बात करे, लेकिन कोशिश कीजिए कि बाकी मुसलमानों की भी करे। मेरे हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान अपने देश में हिंदुस्तान में महफूज है, उसको दूर कीजिए। हमारे देश में हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान महफूज है। जितनी गुलामाना जहनियत हिंदुस्तानी आपके भारतीयों में है, गुलामानी, मसूद अजहर के तलबे आप चाटे, हाफिज सईद के तलबे आप चाटे, खाना उन्हें आप खिलाएं और उसके बाद गुलामी आप हमें बताएंगे। आपकी गुलामी की ये हालत है कि आपका जो मिडिल क्लास है वो अपना सारा देसी विरसा छोड़ के टोटली वेस्टर्नाइज हो गया। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज और आपका सारा टेररिज्म वाला हो गया है, आपका सारा आतंकवादी संगठनों में मिल गया, आपका सारा जिहादी बन गया है, आपका सारा तालिबानी हो गया है। इस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं मेरे भाई। शुरू दिन से हिंदुस्तान का कौन वो एक हिंदू सिंबलिज्म का हिस्सा है। खुदा खैर करे आपको आतंकवादियों से बचाए, आपको आतंकवादियों का सजदा करने से बचाए। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। आपको आतंकवादियों का सजदा करने से बचाए, आपको आतंकवादियों के घरों में रोटी खाने से बचाए, आपको आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने से बचाए। खुदा खैर करे। सिंबलिज्म है, उसमें कोई मुसलमान सकाफत है जो कोई हिस्सा नजर नहीं। अगर आपका भारतीय देश मुसलमानों को जरा सी भी अहमियत देता तो वो मुसलमान सकाफत बराबर रख के उजागर करता। एक बात आपको बोलना आरजू, एक बात आज महल को बेचते हुए ये किसी को याद नहीं रहता। आज आपको बता दूं सारी शक्ल मुसलमान की तरफ बनी हुई है, ठीक है, मैं लेकिन आपको अगर कोई लीडर आपका आ जाए तो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन भी सुन लें, मेरे पाकिस्तानी भाई बहन भी सुन लें, स्टेट है शुरू दिन से ये दिक्कत है। सीज फायर का उल्लंघन आप करते हैं, दोस्ती आप खराब करते हैं, उसके बाद आप हम पर सवाल करते हैं। है, आपके साथ प्यार है, मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, मेरे देश को मुझसे बहुत मोहब्बत है। ये जो आपके साथ हिंदू है ना भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने हिंदुवाता की और आरएसएस की फिलॉसफी को उभारा है, चलिए दो बातें बोलूंगी, दो बातें चले आ रहे हैं 1947 से, आप उनको देखिए, उनको संभालिए, हमारी फिक्र मत कीजिए, हमने आपको कुछ नहीं कहा। दो बातें सिर्फ दो बातें बोल, खतरा आपके हिंदुओं से, दो बातें बोल लूं मैं आपकी यहाँ पे, मैं दो बातें, तकरीर मत सुनाइए, दो बातें सुनिए आरजू, मैं आपको दो बातें आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के मीडियम से बोलना चाहती हूँ।
पहली बात तो मेरे बड़े भाई ने बड़े 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 सुकून के साथ सुनिएगा, दो बातें मैं जो बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले आरएसएस की आपने यहाँ पर बात करी, हिंदुत्व की बात करी, तो आरएसएस के संचालक हैं जिनका नाम है मोहन भागवत। उन्होंने कहा था, आपने सुना नहीं होगा और आप कभी उसकी तकरीर भी नहीं करेंगे, पर मैं करूंगी अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के सामने, कि मोहन भागवत जी ने यह कहा था कि हिंदुत्व तब तक कामिल नहीं है जब तक हिंदुस्तानी मुसलमान उसमें शामिल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तानी मुसलमान अपना हिंदुस्तानी मुसलमान पर छोड़ दे, शामिल हो जाए, ठीक है? यही तो रोना हमारा है। मेरे भाई एक मिनट, हिंदुस्तानी मुसलमान मुसलमान बनकर रहता है, अल्लाह को ही सजदा करता है, किसी और को नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, दोबारा दोहराऊंगी, हमेशा दोहराऊंगी, मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन देश अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो मेरा हिंदुस्तान है। अगर आप अपने देश में महफूज ना हो ना, तो मेरे देश में आओ, आपको महफूज करना, महफूज रखना हमारा काम होगा। आप बोलिए ना, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, आप आइए मेरे देश में, जो हमने देखा है सूरत यार, और मैं कश्मीरी हूँ और मेरे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो हो रहा है, और जो मैं रोज सुनता हूँ और जो रोज मैं उठा के देखता हूँ, और जिस तरह मेरे अपने नाना नानी ने माइग्रेट किया था कश्मीर से, और जिस तरह उनका भारत हुआ था, वो मुझे सब पता है। सवाल तो सुनिए, मुझे सवाल तो सुनिए, जानने की जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करेंगे। अरे सवाल तो सुनिए भाईजान, डरिए नहीं, सवाल सुनिए। दो सवाल मेरे, अब जवाब दीजिएगा तसल्ली से, और जवाब दीजिएगा जलेबियां ना बनाइएगा। अगर हमारा देश इतना बना रही है, सुनिए, अगर हमारा देश इतना बुरा, दो सवाल तसल्ली से सुनिएगा फिर जवाब दीजिए। अगर हमारा देश, मेरा हिंदुस्तान अगर आपके लिए इतना बुरा है, भारत, तो पहले आपका हिंदुस्तान नहीं है, भाई भारत। सुन तो लीजिए, हाँ सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, बोल लूं मैं, इजाजत हो तो बोल लूं? जी जी बोलिए। शुक्रिया। दो सवाल, अगर आपके लिए मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत इतना बुरा है, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि शाहिद अफरीदी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने अपनी फाउंडेशन के लिए पैसा मांगने के लिए युवराज और हरभजन हमारे क्रिकेटर्स को बोला? पहला सवाल। दूसरा सवाल अभी है, दूसरा सवाल सुनिएगा कि क्यों आपके सारे फिल्म के स्टार्स, क्यों आपके सिंगर्स, क्यों आपके सारे कलाकार मेरे देश में आकर रोटी रोजी कमाना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं? अगर इतना बुरा है तो रहिए ना अपने देश में, क्यों आते हैं? फवाद खान हो गया, आपकी माहिरा हो गई, आपके आतिफ असलम हो गए, आपके अदनान सामी भी आए थे, मुझे बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिएगा, जलेबियां मत बनाइएगा। इतना अगर बुरा लगता था मेरा देश तो पहले कटना चाहिए था मेरे देश से, अपने लोगों को बोलना चाहिए था मेरे देश में ना आए। कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर थे, कहीं ना कहीं आप लोगों को पता था मेरा देश आपके देश से बेहतर है, इसलिए मेरे देश में आप लोगों के देश आते रहे, रोजी रोटी कमाते रहे और अपने घर बार पे पैसा भेजते रहे, ताकि आपका देश, आपके लोग खुश रहे मेरे देश की वजह से। ये बात याद रखिएगा। अब बोलिए, सवाल का जवाब बोलिए। बोलूं, मुझे जवाब दूं। अव्वल तो बात यह है कि मैं भारत और हिंदुस्तान बुरा नहीं लगता है। अव्वल तो बात, आप इस बात को समझे। तो आप जहर उगल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हकायक हैं वो बता रहा हूं, जो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियां हुई हैं, जिनका आपके अपने लोगों ने सच्चार। अब बात तो सुनिए, तो गिनवाइए जो लोग अपने बच्चों को चाइना से कोरोना वायरस की वजह से उठा के नहीं ला सकते, अपने बच्चों को वहां से एयरलिफ्ट नहीं करा सकते, तो माफ कीजिएगा, उनको मेरे देश पर लांछन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों का। आपके मोदी साहब और उनका जो कत्लो गारत का तरीकाकार और निजाम है, और जो उनके गुंडे सारे के सारे जो उन्होंने अपने ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको जलन है, वो कत्लो गारत कर रहे हैं सारे मुसलमानों की, और सर्जिकल स्ट्राइक वो अच्छे नहीं। इमरान खान ने कहा था ऐसा खतरा दोबारा ना आ जाए पाकिस्तान पर, हमारी भारत दोबारा कुछ प्लान कर रहा है, मोदी का तो डर आपके दिल और जहन में है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर बाहर निकला है आपके दिल से। क्यों आते हैं हमारे सिंगर क्रिकेटर? इसलिए आते हैं क्योंकि वो, हम चाहते हैं कि आपके साथ दोस्ती हो, हम चाहते हैं आपके साथ मोहब्बत हो, उसमें हम अपने सारे लोगों को भेजते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में इंडियन फिल्म को देखने की इजाजत है, आप पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामे की इजाजत नहीं देते। नहीं, हमारे यहाँ खूब चलते हैं, जो चाहे चलते हैं भाई, सरकारी तौर पे तो इजाजत नहीं है ना। आप मानो नहीं, किसने कह दिया? आपके लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, अपनी फिल्मों में मौका दे रहे हैं, अपने यहाँ गाने गवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम मोहब्बत दे रहे हैं। और ज्यादा मोहब्बत क्या बात है? हमारे वही पाकिस्तानी सिंगर क्रिकेटर
जहाँ भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है, चैरिटी के लिए काम करते हैं, पैसे कमाने के इंसान कहीं भी जा, नहीं मैं बताती हूँ आपको। अच्छे बुरे लगने से कोई जहाँ उसके फैन होंगे वहाँ वो चला जाएगा, जहाँ बद्दा होंगे वहाँ चला जाएगा। हमें भारत बुरा नहीं लगता, सुनिए मेरे भाई, सुनिए। वो मोदी और उसके गुंडे बुरे लगते हैं, वो हिंदुत्व की फिलॉसफी बुरी लगती है, जिसकी वजह से बुरे लगेंगे। इतनी तकसीम हुआ था और इंशाल्लाह दोबारा तकसीम होगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिल्कुल मोदी सरकार और जो अंग्रेज उसको करके क्या है, और वो पूरी तरह से प्रॉपर तकसीम नहीं की। अगर बंगाल और पंजाब प्रॉपर तरह से तकसीम होता, अफगानिस्तान जवाब सुनिए ना, मोदी था वो हो जाता, और हैदराबाद पे गासबाना कब्जा आप ना करते, जूनागढ़ पे गासबाना कब्जा आप ना करते कायदे आजम के डेथ वाले दिन, अगर उस दिन ये सब नेहरू साहब सुनिए तो ये हिंदुस्तान भारत बिल्कुल मुख्तलिफ सुनिए अगर आप तमिलनाडु में तो वो कहते हैं कौन सा भारत, कहाँ का भारत, जब आपके देश में घुस के आपके आतंकवादियों को मारा था, आपके जवाइयों को मारा था, हमने अभिनंदन को कितने अच्छे इसलिए मोदी सरकार आपको बुरी लगती है, पकड़ के इतने अच्छे से और हरी मिर्ची दोनों साथ लग गई ना, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची दोनों साथ लग गई आप लोगों को। एयर स्ट्राइक भी और सर्जिकल स्ट्राइक भी। एक सेकंड जी आ रही है आवाज हो रही है। तो मुझे आपको मैं बहुत देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जाना भी होगा, प्लीज। आवाज किसी की भी ठीक नहीं है। दोबारा बैठूंगा अपनी बहन के साथ, दोबारा बैठूंगा जरूर भाई। अच्छा मेरा एक सवाल प्लीज। हमें भारतीय अच्छे लगते हैं, ये सिर्फ मोदी सरकार अच्छी मैं लगती है। आरजू मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई बीच में बोल रहे हैं, पहले आप उन्हें एक बार शांत कराइए। देखिए आप लोग एक एक करके बोलेंगे, नहीं तो किसी की आवाज रिकॉर्डिंग में सही नहीं आएगी, वो फिर आप लोग की चैटिंग तो जरूर बन जाएगी, लेकिन वो लेकिन वो अर्नब गोस्वामी की तरह आपका शो तो मशहूर हो जाएगा। चलो नहीं आप प्लीज आप मेरी बात सुने और एक एक करके बात किया करें। मैं निगत आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे बताइए कि सबसे पहले तो ये कि शाहीन बाग में क्या हो रहा था, वहां पे मुस्लिम्स क्यों बैठे हुए थे, खास तौर पे लेडीज वहां पे क्यों थी, आपकी गवर्नमेंट से क्यों ये चीज हैंडल नहीं हुई कि वो लोग 3 महीने वहां पे बैठे रहे। बिल्कुल आरजू, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है ये बातें भी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो देखिए, हर एक देश में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल संगठन होते हैं। हमारे यहाँ भी आप लोगों को तो हमसे बेहतर मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सबसे मेन जो नेशनल पार्टी है और नेशनल तबके पर रहती हैं। अब दिल्ली में क्या हुआ, जब सीए के बाद ऑब्वियसली पार्टीज को, ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं इसको अपोज करना था। आपने देखा पिछले 5 साल जब मोदी सरकार रही तो कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई क्योंकि कोई भी मौका इन्हें नहीं मिला। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को दिल्ली में मौका मिला कि हाँ चलिए अब सीए का हम हिंदू मुसलमान का इशू बनाते हैं, उन्होंने करा और ये स्पॉन्सर्ड था और जिसका खुलासा भी हुआ है। अगर आपने न्यूज, अगर आप बिल्कुल अपडेटेड रहते क्योंकि आप तो खुद माशाल्लाह मशहूर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपने देखा होगा, हमने खुद इसको न्यूज पे हमारे टीवी चैनलों पे चला है कि आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की है, उनकी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, विधायक और निगम पार्षद का वहां पर स्पॉन्सरशिप का और दंगे फसादों में हाथ निकल कर आया है। तो ये क्लियरली पॉलिटिकल अप्रोच थी, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोग्राम था जो हुआ। और वहां पे शाहीन बाग की महिलाओं को, मैं महिलाओं को गलत नहीं बोल रही, वहां पर बेचारी महिलाओं को कमजोर कर कर, इनोसेंट महिलाओं को गुमराह कर कर पैसे देकर जबरदस्ती बिठाया गया क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल प्रेशर कांग्रेस पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने बनाया। और यही वजह रही। इसका सबूत कोई है आपके पास? आपने शायद, मैंने वही कहा, आपने शायद देखा नहीं कि यहाँ पे तमाम न्यूज चैनलों में चला है। यहाँ पर एमएलए जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के, वो भी पकड़े गए हैं, मिस्टर हुसैन। अगर आपने देखी हो न्यूज, आप पढ़िएगा, आपको सब मिल जाएगा। ना मिले तो आरजू को मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। आरजू, आपसे मेरी दरख्वास्त है, भाईजान को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। डेफिनेटली। अच्छा मुझे एक चीज और बताएं निगत, वो ये कि क्योंकि मैंने भी कुछ थोड़ी सी डिटेल्स निकाली हैं, वो ये कि मुस्लिम्स एजुकेशन के बारे में बात करूंगी मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी एजुकेशन से बिल्कुल चाहिए कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी एजुकेशन लेवल, जो हायर एजुकेशन जिसको कहते हैं, 5.2% है। इसका मतलब है कि 100 में से सिर्फ 5 बच्चे जो हैं वही हायर स्कूल तक जा पाते हैं। चलिए, तो मुस्लिम्स में ये एजुकेशन कम क्यों है? दूसरी एक चीज और कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसमें 4.9 है, जबकि 17 पॉइंट्स जो है वो 17% जो है, सॉरी, वो मुस्लिम्स मौजूद है हिंदुस्तान में, ठीक है।
पॉपुलेशन बहुत के ही हिसाब से। और 4.9% है जो उनको जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स दी जा रही है। इसके अलावा 3.2 जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज में। तो क्या मुसलमानों पे अभी तक भरोसा नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज में इतनी कम जॉब्स हैं? और एजुकेशन का स्पेशली मुझे बताइएगा। थैंक यू आरजू, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत ही उम्दा पूछा है। मुझे लगता है राजनीति से हटके सवाल है और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के सामने आना। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर जो मुसलमानों में एजुकेशन है वो कम है। वो कम इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान में यहाँ पर जो है वो बहुत लोग हैं जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो आगे नहीं आ पा रहा। पर इसी को उभारने के लिए और इसी से हम ऊपर उठ सके और मुसलमान भी एम्पावर हो सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की पहली बार माइनॉरिटी कमीशन में इतने बड़े जो फैसले लिए गए, जो मैं अब आपको बताऊंगी। पहली बार और सबसे मैक्सिमम बजट जो है 4500 करोड़ का बजट दिया गया है सिर्फ और सिर्फ महिला एजुकेशन माइनॉरिटी कमीशन, जिसमें मुसलमान आते हैं। माइनॉरिटी कमीशन में 10th और 12th की जो बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई है उनको स्पॉन्सरशिप दी जाएगी ताकि वो आगे पढ़ सकें। उनकी शादियों का भी खर्चा उठाया जाएगा। 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन जब वो कर लेंगे तो उनकी शादियों का भी खर्चा उठाया जाएगा और उनको 51,000 नकद भी है, इंडियन रुपए 51,000 उनको एज अ गिफ्ट दिया जाएगा ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी वो लोग कर सकें। और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जो माइनॉरिटी कमीशन में पहली बार आई है। जैसे अगर आप देखेंगे हज के लिए भी अब हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से महिलाएं अकेली जा सकती हैं, उनको किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं अगर कोई अकेली है, कोई अकेला रहता है और अकेला जाना चाहता है तो उनको अपने शौहर के साथ ही जाना है या अपने अब्बू के साथ ही जाना है या भाईजान के साथ ही जाना है। तो वो एम्पावरमेंट हम लोग कर रहे हैं। और ट्रिपल तलाक जो कि आपके देश में भी बैन है, ये मोदी सरकार में ट्रिपल तलाक को बैन करने की जो चीज हुई है ये सबसे बड़ी है। और मुझे लगता है एज अ फीमेल आप भी इस चीज को मानेंगे, चाहे आप इंडियन हैं चाहे आप पाकिस्तानी हैं, कि ट्रिपल तलाक हमारे मुसलमानों में बहुत ही गलत एक प्रथा हुआ करती थी जिसको खत्म करा गया है। और हिंदुस्तान में इसको खत्म करने की सबसे बड़ी कोशिश मोदी सरकार की रही है और इसमें हम लोगों ने हासिल भी करा है, जिसकी वजह से मुसलमानों का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को भरपूर और बहुत प्यार वाला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान महिला को, मुसलमान औरत को उस जहर से हम लोगों ने बाहर खींचा है, वो ट्रिपल तलाक के जो महिलाएं यहाँ पर झेलती थी। और इस बात से मुझे लगता है आप इत्तेफाक रखेंगे। अभी वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है निगत, आप बता सकेंगी डॉक्टर अजहर को? वहां पे कुछ मुस्लिम्स के घर जलाए गए हैं। देखिए अब आपको आरजू आपने ना जो देखी है वो न्यूज, आपको फेक न्यूज देखी है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आज ही उसकी सही पड़ताल हुई है। हमारे यहाँ जो आज तक एबीपी न्यूज चैनल चलते हैं, माशाल्लाह आपकी दुआ से सबसे बड़े चैनल्स हैं, इन चैनल्स की आज ही एक वायरल रिपोर्ट होती है जिसमें वो सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। मैं आपको लिंक भेजूंगी आरजू, आफ्टर दिस डिबेट, आफ्टर दिस शो, आपके शो के बाद मैं आपको भेजूंगी। आप उसमें देखिएगा कि जो वेस्ट बंगाल की न्यूज आई थी वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत है। किसी भी मुसलमान का घर वहां नहीं जलाया गया, वो फेक न्यूज है। आपस के लोगों में कुछ झगड़ा हुआ था और उनमें वो मुसलमान नहीं थे जिनको दिक्कत हुई, हिंदुओं के घरों में जाकर लोगों का आपस के पारिवारिक कुछ थी उनकी लड़ाई, वो हुई। लेकिन मुसलमानों के घर जलाए गए, ये एकदम झूठ है, एकदम फेक न्यूज है। इसकी सही रिपोर्ट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप आगे भी चला सकते हैं। सही, बिल्कुल। एक्चुअली डॉक्टर अजहर अभी हमें जो है वो उन्होंने जो है वो चले गए वो शो से, क्योंकि उनकी साइड पे रोजे का टाइम हो गया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं ना निगत के दिल्ली में क्या हो रहा था और क्यों इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ? अगर मुस्लिम इतने सिक्योर हैं तो क्यों वो बाहर आए? जैसे मैंने पहले भी डिफरेंट शोज में भी कहा है, शर्जील इमाम की भी बात की है और वारिस पठान की भी बात की है, वहां पे नारे भी लगे जिन्ना वाली आजादी। तो अगर सब इतने खुश हैं तो क्यों फिर इस तरह की बात निकली है? मतलब देखिए मैंने आपको बताया हिंदुस्तान में मुसलमान का बहुत बड़ा तबका है जो पिछड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर है, आर्थिक यानी इकोनॉमिकली भी बहुत कमजोर है। जब कोई ऑपोजिशन पार्टी उनको ऊंचा करना चाहती है, जब उनकी मदद लेना चाहती है अपने पॉलिटिकल फंडे के लिए, अपनी हेल्प के लिए और अपने आप के झंडे लहराने के लिए, तो वो काम होते हैं। ये हर देश में होते हैं, सिर्फ मेरे देश में नहीं। आप भी देखेंगे जो इमरान खान जी की ऑपोजिशन पार्टी होगी वो लोग ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं। तो यही हुआ, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इसीलिए मैंने आपको कहा, वही बात मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि पिछले 5 सालों में आपने 2014 से 2019 तक कुछ नहीं देखा। 2019 में जैसे ही सीए आया तो ये तो सभी को पता था कि राहुल गांधी जी की पार्टी, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये लोग आएंगे बाहर अपने अपने बिलों से निकलकर और
कहीं ना कहीं मुखालिफत करेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी और सरकार की। लेकिन अगर आप देखें तो आप मुझे बताएं, सीए और एनआरसी तो अभी लागू ही नहीं हुआ, सीए की अगर हम बात करें, आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए, छोड़ देते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब छोड़ देते हैं, कि सीए में गलत क्या है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान, अफगानिस्तानी मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में अगर आना चाहते हैं तो उसको एनआरआई जो रूल है, प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करे, आपको सिटीजनशिप एक्ट के अंडर सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर अगर शरणार्थी है तो आप अपने देश में वापस जाइए ना। क्या आप आरजू जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप अपने मुसलमान भाई बहनों को नहीं रख सकते? अगर ये कह रहे हैं तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मोदी सरकार बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से अपने मुसलमान भाई बहनों को गोद लेने को तैयार है। आप लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जो लोग वहां पे पहले से रह रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं भारत में, आप उनको निकल जाने का कह रहे हैं। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं, आप ऐसा आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप जिस जगह रह रही हैं या आप जिस स्टैंडर्ड पे रह रही हैं, हर मुसलमान उस स्टैंडर्ड पे नहीं रह रहा है, ठीक है? जो उस स्टैंडर्ड पे नहीं रह रहा है, आप उनको जो है ये कह रहे हैं कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। और आप, क्योंकि मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि आप जाहिर है आप बीजेपी के साथ हैं, तो आप वही बात कहेंगी जो वो लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं हिंदुस्तान की पहले हूँ, बीजेपी की बात में हूँ। अगर आप बेशक आप हिंदुस्तान की पहले हैं, तो वो लोग भी तो हिंदुस्तान के ही हैं, मैं बताती हूँ बाहर निकाल रहे हैं। उनको उनके बाप दादा सब वहीं पैदा हुए, और अब आप उनसे कह रहे हैं कि हमें ये बिल दिखाओ, वो बिल दिखाओ, वरना निकल जाओ। अब आपके सवाल का जवाब मैं दूं। मैं आपका सवाल समझ गई। पहले भी शायद डिबेट्स में, क्योंकि इतनी चिल्लम चिल्ली होती है कई बार, तो हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। अच्छा हुआ आपने मुझे ये मौका दिया, हम बहुत क्लियर बात कर सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, बड़ी वरिष्ठ, बड़ी सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं। आपने, मुझे पूरा यकीन है, आपने सीए का पूरा बिल पढ़ा होगा। पढ़ा है? आप मुझे 2 क्लॉज आपने यहाँ पर बोले कि आप ये कह रहे हैं कि हमने ये बोला, हिंदुस्तानियों ने ये बोला सीए बिल में कि आप जितने भी लोग हैं वो वापस अपने अपने देश चले जाएं। और दूसरी बात आपने ये बोली कि आप अपने बिल दिखाएं या आधार कार्ड दिखाएं या पहचान पत्र दिखाएं हिंदुस्तानी होने के। ये कौन से क्लॉज में लिखा है? क्योंकि ऐसा नहीं लिखा। ऐसा आपका मीडिया बता रहा है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं जो देखिए, कौन सा मीडिया बता रहा है? आप मुझे बताइए। बड़ी आरजू जी, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरी बात सुनिए, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। मैं आपकी चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। मेरे हिंदुस्तान की जिस भी मीडिया ने ये बोला है कि हिंदुस्तान में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें वापस जाना होगा मुसलमानों को, या फिर कोई, एक मिनट लेट मी अलाउ मी फॉर 10 सेकेंड्स, या फिर अपना कोई पहचान पत्र दिखाइए। जिस मीडिया ने मुझे ये, किसी ने बोला और आपने सुना है, तो मुझे उसका आप लिंक भेजिए। मैं कल ही आपके हवाले से उसके खिलाफ एफआईआर करा के आऊंगी। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं गवाह हूँ कि मेरे देश में ऐसा किसी ने नहीं बोला। जो बोल रहा है वो गलत है, उसने बिल नहीं पढ़ा। आपकी अपोजिशन के लोग आ रहे थे, वो यही बात कर रहे थे ना। आपकी जो कांग्रेस के लोग आ रहे थे, आपके जो दूसरी पार्टीज आ रही थी बीजेपी के अलावा, जो बीजेपी के अगेंस्ट है या जो भी है, जाहिर है वो यही बात बता रहे थे जो मुसलमान आज तक आ रहे हैं, अभी भी शो में, दूसरे शोज में मैं देखती हूँ आते हैं, और वो यही कह रहे हैं कि क्यों आपको निकाल। मैं वही कह रही हूँ आरजू, मैं वही कह रही हूँ। ऑपोजिशन को तो मुखालिफत करनी है, वो तो बोलेंगे झूठ, वो तो बोल रहे हैं। पर मैंने आपको क्या कहा? मैंने कोई बात ही नहीं करी इधर उधर की, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रही। जब बिल आ जाता है तो वो एक कानून होता है, एक लॉ होता है। मुझे उस लॉ में जो आपने पढ़ा है वो 2 और 2.5, ज्यादा लंबा तो है नहीं, 2 पेज का है, 2 पेज का है। आप वो पढ़िए और मुझे क्लॉज बताइए। सिर्फ 2 क्लॉज मैं पूछ रही हूँ। एक ये क्लॉज जिसमें कहा हो कि पहचान पत्र दिखाइए, और एक ये क्लॉज जिसमें कहा हो कि आपको हमारे देश से जाना पड़ेगा। 2 क्लॉज आप मुझे दिखा दीजिए। कौन क्या बोल रहा? सिर्फ बक्तम भी नहीं ना। बात हो रही है, जो लोग शाहीन बाग में भी बैठे हुए थे वो यही बात कर रहे थे ना। वो अगर ऐसा कुछ क्लॉज में नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो बैठे क्यों? 3 महीने बहुत बड़ा होता है। आरजू आप तो पत्रकार हैं, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं राजनीति कैसे की जाती है। आप तो नहीं, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं राजनीति में क्या होता है। कि आपको नहीं पता राजनीति में झूठ चलता है? कि आपको नहीं पता कि ऑपोजिशन आपको हराने के लिए लोगों को गुमराह करती है? कि आपको नहीं पता कि ऑपोजिशन हर पैतरा अपनाती है कि वो सरकार के खिलाफ हो जाए, मुखालिफत करने लगे? इतना ज्यादा गुमराह कर देगी कि वो 3 महीने बैठे रहेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर उनको, आप मुझे बताइए, 500 रुपए एक मजदूर को, एक दिहाड़ी को इंडियन 500 रुपए दे रहा है, इंडियन रुपी 500 रुपीज पर डे, जिसकी दिहाड़ी थी 200 रुपए, 300 रुपए, उसको अगर फ्री में बैठने के लिए खाना पीना मिल रहा है और 500 रुपए मिल रहे हैं, क्या वो नहीं बैठेंगे? अच्छा, हम चलते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात चले मान भी जाऊं अगर, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि फिर जो मैंने आपसे गवर्नमेंट जॉब्स की बात की थी, सिक्योरिटी एजेंसीज की बात की थी, क्यों इतनी कम जो है वो मुसलमानों को लिया जाता है? देखिए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर
हिंदुस्तान में यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि रिजर्वेशन चल रही है, जाहिर सी बात है। पर हाँ, जब जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ते लिखते नहीं है, और यहाँ पर आज भी, और आप ट्रिपल तलाक हमारे हिंदुस्तान में अब तक, अभी 1 साल पहले तक और कुछ चंद महीने पहले तक बैन नहीं था, तो आप सोच सकती हैं कि आज भी मुसलमानों की सोच थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है। तो ना ही वो अपने बच्चों को सरकारी जॉब में भेज पाते हैं, ना ही वो कमा पाते हैं, ना ही वो पढ़ा पाते हैं, ना ही वो बेटियों को एम्पावर कर पाते हैं। जब आपके देश ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, और हमारे देश ने अगर आज करा है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का मुसलमान थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, जो उसको समझने में धीरे धीरे आएगा। वो पढ़ेगा लिखेगा तो जाहिर सी बात है, जो सरकारी नौकरियां वो भी करेगा, सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी करेगा। हमारा तो वो देश है जो हिंदुओं की मेजॉरिटी है, और हमारे राष्ट्रपति मुसलमान थे। तो हमारे देश में तो ना डिस्क्रिमिनेशन था, ना है, ना कभी हो सकता। कुछ आपने मतलब मुसलमानों पे डाल दिया कि वही रिस्पॉन्सिबल इन सबके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ पर, मेरे देश में मेरे मुसलमान बहुत जहन वाले, पर मैंने कहा जिस प्रकार कि कुछ तबका है जो पार्टीशन के बाद भी, क्योंकि अगर आप जानते हैं 1947 से पहले भी जो मुसलमान का बड़ा तबका था वो पाकिस्तान की तरफ रहता था। जो इधर आया अपना घर बाहर छोड़कर, जो वो कमजोर हुआ। मेरे खुद के खानदान में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, पूर्वज, दादाओं के परदादाओं की, शायद रिश्तेदारी भी आरजू जी आपकी मेरी निकल आए। कुछ लोग हैं वहां जो रह गए, पर जो घर बार छोड़ के आए वो गरीब रह गए। और ये कोई इतना समय, इकोनॉमी आपने देखा, ये वो समय रहा है पिछले 70-80 सालों में जिसमें रिसेशन भी आया है, जिसमें पैंडेमिक्स भी आया, और अब तो माशाल्लाह आप देख ही रहे कोविड-19 भी आ गया है। तो इकोनॉमी लो रही है, और कहीं ना कहीं लोग नहीं पढ़ पाए, नहीं आगे बढ़ पाए, तो वो दिक्कत है, और मैं उसको मानती हूँ, उसको स्वीकार करती हूँ। लेकिन आप देखिए, माइनॉरिटी कमीशन जिसकी आप इतनी मुखालिफत करती हैं हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की, आज भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी किसकी है हमारे हिंदुस्तान में? जैन की, बुद्धिस्ट की और सिखों की। फिर भी हमारे माइनॉरिटी मंत्री मुसलमान है, मुख्तार अब्बास नकवी। हमारी यूपी में भी माइनॉरिटी के मंत्री हैं, मोहसिन रजा मुसलमान है, कोई सिख नहीं है। तो आप ये देखिए, ये तवज्जो हमारे यहाँ मुसलमानों को दी जाती है, और हमेशा इंशाल्लाह दी जाएगी आप लोगों की। मुझे एक चीज बताएं निगत, मेरे एक दोस्त है, वो इंडियन मीडिया से ही हैं और मुस्लिम है, और बड़े अच्छे से मैं उनको जानती हूँ। तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि जी आप इंडिया आए, आप घूमने फिरने जैसे होता है, जरूर मेरे घर पे आइएगा आप। जरूर, मैं आप सीधे आने वाली हूँ आपके पास इंशाल्लाह, जरूर जरूर। तो मैं ये कह रही हूँ, वो मुझे ये कहते हैं कि अर्जू आप आइए, और आपको आके ऐसा लगेगा जैसे आप मिनी पाकिस्तान में हो। मिनी पाकिस्तान में है जो मेरा घर है, मतलब उनका घर जो है, वो बता रहे थे कि उसमें सारे मुस्लिम ही हैं और आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। ठीक, मैंने घर में बात की, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि ये मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अगर इनकेस भारत आती हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि मैं भारत आई हूँ, मुझे वहां जाके ये क्यों लगे कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ये मतलब मुझे वो एक तरह से मुझे सिक्योर होने का बता रहे थे। तो वो मतलब मुसलमान है, एज अ मुस्लिम वो क्यों डरे हुए हैं कि अगर यहाँ से कोई मुसलमान भारत गया तो वो खतरे में, ऐसा क्यों है? अब मुझे नहीं पता आप जिनका रेफरेंस दे रही हैं, अगर आप उनका नाम बता दें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रही हैं, पर छोड़िए उनकी बात ही नहीं करते हैं आरजू जी, हम आपकी और मेरी बात करते हैं। मैं जहां रहती हूँ दिल्ली में, वो मेजॉरिटी हिंदू एरिया है, मुश्किल से 2 या 3 मुसलमान घर हैं, और मेरा घर, मेरे माशाल्लाह अम्मी अब्बू सब बड़े महफूज है। मैं आपको, आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये कॉल आप लाइव भी करोगे, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, आप मेरे घर आइए, मजाल है आपको कोई हाथ भी लगा दे, आपकी इतनी शिद्दत से, मोहब्बत से आपको बुलाया जाएगा, मेहमान नवाजी होगी कि क्या पाकिस्तान में होगी। आप आइए, आपने तो खुद देखा है किस प्रकार ट्रेड फेयर में आप लोगों के यहाँ से ट्रेडर्स आते थे, यहाँ पे लोग आते थे, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी बहनें हमारी आती थी, भाई हमारे आते थे, इतने अच्छे से वो लोग काम करते थे, मतलब देख के दिल खुश हो जाता था, दिल बाग हो जाता। और आज भी मैं कह रही हूँ ऑन रिकॉर्ड, आप आइए मेरे घर, और बाकायदा इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे कि आप मेजॉरिटी हिंदुओं के एरिया में आएंगे, पर आपकी जो मेहमान नवाजी होगी वो क्या कोई मुसलमान करेगा जो आपकी हिंदू और हिंदुस्तानी करेंगे, आप देखिएगा। अच्छा, मुझे निगत ये बताइए कि आप लोग बहुत दफा अपनी डिबेट्स में जो है वो पाकिस्तान के बारे में जब बात करते हैं तो आप बहुत दफा कहते हैं जी शिया सुन्नी जो है क्लैशेस के बारे में बात होती है, जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में किस तरह से, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का हुआ था तब भी आप लोग मुझे डिवाइडेड नजर आ रहे थे, जो सुन्नी थे वो साइड ले रहे थे दूसरी तरफ से, और शिया जो थे वो कह रहे थे कि ठीक हो रहा है। तो क्या आप बता पाएंगी मुझे?
देखिए सुन्नी मुसलमानों में शिया क्योंकि सुन्नियों ये की क्लासेस हिस्ट्री। अब हमारे यहाँ पर उठाते ज्यादा है, हमारी क्लासेस को आप उठाते ज्यादा है, ये नहीं बात। देखिए लेकिन मैं क्या बताती वहाँ हूँ। पे भी है या नहीं है? शिया और सुन्नियों की मोहब्बत बहुत पुरानी है, पूरी हिस्ट्री आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं मुसलमान होने के नाते। जहां तक आपने बाबरी मस्जिद की बात करी, तो बाबरी मस्जिद का भी वर्डिक्ट आया और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ आया, बहुत ही पीसफुली आया। आपकी दुआ से कोई दंगा कोई फसाद हमारे देश में नहीं हुआ, और ये शायद आपने न्यूज में देखा भी हो। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी बायस न्यूज सुन रहे थे या क्या नहीं, पर अगर आप देखेंगे कोई भी एक ऐसा लाइव एग्जाम्पल आप मुझे नहीं दे सकते जो हुआ। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके अलावा ना किसी शिया बोर्ड ने ना ही किसी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोई भी मुखालिफत इस चीज की नहीं करी, बल्कि सबने आके ये बोला कि माशाल्लाह क्या वर्डिक्ट आया। क्योंकि आप देखिए 2.5 एकड़ आप शायद समझते हो, 2.5 एकड़ की जमीन राम मंदिर के लिए मिली है, उससे डबल 5 एकड़ की जमीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए मिली है। तो आज भी मुसलमानों का जो जज्बा है वो उन्होंने ऊंचा रखा है, जो मुसलमानों की शिद्दत है वो उन्होंने ऊंची रखी है कि 5 एकड़ डबल दे दी। तो अच्छा, मुझे नहीं लगता ये कोई बहस का या डिस्क्रिमिनेशन की कोई वजह गारंटी है रही। कि वो 500 साल बाद या 1000 साल बाद वहां से भी कुछ नहीं निकल आएगा और बोलेंगे कि ये मस्जिद भी गिरा दो? देखिए जो आपने ये बात बोली कि वहां से भी कुछ निकल आएगा तो मस्जिद निकाल दीजिए, ये हिस्ट्री जो होता है ना, हिस्ट्री में वही बोला जाता है जो सच था। अब बाबरी कोई हिंदुस्तानी तो था नहीं, ये तो आप भी जानती हैं, हिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी है मुझसे बेहतर, आप जानती हैं। जो बाबर था वो हिंदुस्तानी तो था नहीं, वो तो इन्वेडर था, हमारे हिंदुस्तान में आया। और भगवान श्री राम, जिसको हिंदुस्तानी मुसलमान ने इमाम हिंद का नाम दिया है, अपना सर उठाकर गर्व से हम बोलते हैं इमाम हिंद का भगवान श्री राम को हमने दर्जा दिया है, हिंदुस्तानी मुसलमान ने बकायदा खुद दिया है। उनकी जो अयोध्या, उनकी जो जन्म स्थल है, वहां पर अगर उनका मंदिर तोड़कर बाबर ने, इन्वेडर ने, हिंदुस्तानी मुसलमान ने नहीं, एक इन्वेडर ने जो बाहर किसी देश से आया और यहाँ पर आकर तोड़कर अपने नाम की मस्जिद मुझे बना दी, तो आप मुझे बताइए कि हिंदुओं का भगवान बड़ा है या एक इन्वेडर बाबर बड़ा है? आप ही बता दीजिए। लेकिन फिर भी निगत आप खैर, अब मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि आप तो बीजेपी के साथ है, तो आपने तो हर हाल में वही बात करनी है जो उनके फेवर में जाए। मैं सही बात, मैं वो बात करूंगी जो मेरे हिंदुस्तान की सच्चाई है। माफ के साथ मुझे नहीं लगता कि आप कोई रिप्लाई कर पाएंगी, क्योंकि जाहिर आपको अपनी पार्टी को मैं नहीं, उनके गलत सही बताना है। नहीं, मेरी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा, हमारे कुछ एमएलए अगर गलत करे हैं, जैसे कुछ एमएलए भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, यूपी के भी हैं, जिनके ऊपर गलत इल्जाम लगा, मेरी पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करा। आप लोगों को तो पता है कुलदीप सेंगर को किस प्रकार सस्पेंड करा गया। उसके अलावा जिस भी अभी विधायक, हाल ही में एक विधायक ने गलत बयानबाजी करी, जो बयान उनका भारतीय जनता पार्टी को, हमारी सरकार को नहीं अच्छा लगा, उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होगी, उनकी मैं मुखालिफत करूंगी। मैं यहाँ पे सही को सही बोलूंगी। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में बाद में हूँ, जन्म मेरा हिंदुस्तानी है। मैं जो हिंदुस्तान में होगा, मेरे मुसलमान भाई बहनों के साथ अगर कुछ गलत होगा ना, तो निगहत अब्बास आरजू काज़मी आपको बोलती हुई सबसे पहली नजर आएगी। तो अब हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके ना, थोड़ा जैसे कहते हैं लेडीज वाली बातें कर लेते हैं। जरूर निगहत के साथ, निगहत ईद आ रही, क्या तैयारी है? देखिए अभी तो कोविड-19 की वजह से सभी घरों में बंद हैं। हाँ, तो बिल्कुल शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों का ये है कि रमजान में भी हम लोगों ने, जैसे आपको पता ही है कि मैं एक संस्था एनजीओ चलाती हूँ स्त्री रोशनी के नाम से, तो हम लोगों ने एक छोटी सी पहल आपकी दुआ से शुरू करी। जितना हम लोगों से बन पाया, हमने गरीबों को बिना धर्म देखे, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी भूखा था, जो भी गरीब था, उनके यहाँ पे राशन पहुंचाया है। सैनिटरी नैपकिन हमने महिलाओं को उपलब्ध कराए हैं, जो भी गरीब थे। विमेन एम्पावरमेंट का हम लोगों ने उनको समझाया है, सैनिटरी नैपकिन का क्या उपयोग है, कई लोग नहीं समझ पाते, उनको दिया है। और राशन हम निरंतर बांट रहे हैं, पीपीई किट्स हम लोग बांट रहे हैं, सैनिटाइजर्स हम बांट रहे हैं, मास्क हम बांट रहे हैं। तो मेरी संस्था जो आप लोगों की दुआ से कर पा रही है, आप लोगों के प्यार से कर पा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। लेकिन वैसे बेसिकली आपकी एनजीओ करती क्या है, किस सो बेसिकली स्त्री रोशनी, तो स्त्री का मतलब होता है महिला, औरत। हाँ, मुझे हिंदी आती अच्छा, नहीं कई बार ऐसा हो जाता है ना कि उर्दू, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है हिंदी आप लोगों को कम आए, तो बॉलीवुड पर्सन, तो मुझे माशाल्लाह तो आपने तो वो फिल्म भी देखी होगी स्त्री, श्रद्धा कपूर के। अरे क्या बात है, क्या बात है, काफी हिंदी आती है। तो स्त्री महिला, उनके लाइफ में रोशनी लाने के लिए हमने ये काम करा है। तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम करते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम लोग काम करते हैं। तो मैं आशा फाउंडेशन की एम्बेसडर भी हूँ, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं सैनिटरी नैपकिन्स को, which are biodegradable, which has no plastic and very safe to use and very easy to buy.
बहुत ही सस्ते रेट पे हम लोग उनको प्रोवाइड भी कराते हैं, और जितना हो सकता है तो वो हम फ्री में भी लोगों को बांटते हैं। तो ये बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट पे है। कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी महिला को कोई दिक्कत है या कोई हेल्प है, FIR करानी है नहीं हो पा रही है, या कोई केस है उसके पास लड़ने को पैसे नहीं है, तो वो हम स्पॉन्सर, ये सब छोटे मोटे काम मैंने कहा ना, आप लोगों की दुआ जैसे रहती है वो करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निकित, आप एजुकेशन जैसे आप बता रही है कि मुस्लिम है, तो उस पर क्यों नहीं काम कर रही? मुस्लिम एजुकेशन पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग ये ज्यादा रखते नहीं है, बता देती हूँ, हम ज्यादा इसको शो ऑफ नहीं करते, बट हिंदुस्तान में तो सभी को मालूम है। आप, मैं बोलती तो आपको लगता कि सबसे पहले यही बता रही है। तो मेरे यहाँ पर 72 बेटियां हैं जो मैंने गोद ली हुई हैं, जिनकी पढ़ाई, जी हाँ, जिनकी पढ़ाई का हम लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं, और पूरा प्राइवेट स्पॉन्सरशिप है। ये कोई मेरे को मोदी सरकार से, गवर्नमेंट से, पार्टी से कोई मैं फंडिंग नहीं, कोई पैसा नहीं ले रही हूँ। हमारे पास प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं। इन बेटियों की पढ़ाई को हम लोग अप टू 12th हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली से। अभी हाल ही में मेरे जन्मदिन पर 13 मई को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन भी मैंने, हाँ, उस दिन भी मैंने एक बेटी की एजुकेशन को और उसकी लाइफ टाइम को, और मैंने ये भी बोला है कि शादी तक उनका मैं खर्चा सारा उठाऊंगी, और शादी भी हम ही कराएंगे। तो वो सब हम काम छोटे मोटे कर ही रहे हैं, एजुकेशन को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें दोनों देशों में जो है वो ये तो है कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ वीकनेसेस हैं। तो अगर उस पर काम किया जाए, हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत कोशिश करें, तो हो सकता है, जैसे आपको मालूम है कि अगर आप खुद बता रही हैं कि मुस्लिम्स की साइड पे एजुकेशन जो है वो वीक है, तो उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसी वजह से शायद वो छोटे मोटे कामों में होते हैं, और शायद आपके क्राइम रेट पे भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम मेजॉरिटी कुछ निकलती है, तो उसकी वजह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नहीं मैं बोलूंगी क्राइम रेट पे कि मुस्लिम ज्यादा हैं। हाँ, गरीब तबका है, मैं मानती हूँ, और पढ़े लिखे कम है, ये भी मैं मानती हूँ, पर क्रिमिनल ज्यादा है, ये मैं नहीं मानूंगी। इसको मैं थोड़ा आई बेग टू डिफर ऑन दिस। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की कमी है उसको हम जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार भी, ऑनेस्टली, ये पॉलिटिकल मैं आंसर नहीं दे रही हूँ आपको, पर अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखेंगे, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप देखेंगे, तो पहली बार इतना अच्छा बजट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने दिया है जो बीजेपी की सरकार में आया है। तो ये जो अच्छे कदम है वो आप अच्छे बोल सकते हैं, उसमें कोई इसमें ऐसा नहीं आप अपने देश को मुखालिफत करेंगे। बिल्कुल, जो चीज अच्छी है किसी भी गवर्नमेंट की हो, चाहे पाकिस्तान हो, करेक्ट। तो इतना अच्छा बजट कभी भी मुस्लिम विमेन के लिए कभी आया नहीं था। और मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात तो विमेन एम्पावरमेंट में ट्रिपल तलाक, ऐसी कभी किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वोट बैंक रहता है। कांग्रेस की कभी हिम्मत नहीं हुई, इतने साल उन्होंने राज करा, कि मुसलमान महिला को जहर से खींच पाए, उस विष से खींच पाए, पर मोदी जी ने किया। तो ये सारी चीजें हैं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए की जा रही हैं। एक चीज और है, देखें, जो पॉवर्टी लाइन है उससे 50% मुस्लिम उस पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और हिंदूज जो है वो 35% है। तो जबकि पाकिस्तान में अगर हम करें, पूरे पाकिस्तान को भी अगर हम शामिल कर दें, तब भी 24.3% बनता है। तो क्यों 50% मुस्लिम्स जो है वो इस तरह से पिस रहे हैं और कुछ नहीं, देखिए मैंने कहा ना, वो पिसने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं आत्म मंथन होता है ना, खुद को, अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। सबसे वही मैं घूम फिर के फिर वही बात आ जाती है कि जब आप सोचिए कि इतनी ऑर्थोडॉक्स माइंड है, कि जब यहाँ पर मुस्लिम, हमारे देश में हमारे ही लोगों ने, हमारे ही मुसलमान मर्दों ने मुखालिफत करी ट्रिपल तलाक के बिल की, तो आप सोचिए कि कितनी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट होगा। तो उस माइंडसेट को भी कहीं ना कहीं लेके चलना। हालांकि मेरे को आप जो आंकड़े बता रही हैं, मुझे उसका रेफरेंस नहीं मालूम, मुझे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो आंकड़े नहीं, हाँ, मेरे पास वो आंकड़े नहीं है। बट आई एम श्योर आप कुछ बोल रहे हैं, तो मैं आपकी बात को मना नहीं करूंगी। पर अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, कुछ जो कमियां रही हैं वो हम देखेंगे। लेकिन अगर आप कहीं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रहा है, तो ये सच नहीं है। क्योंकि आप देखिए, किसी भी आप मुसलमान को उठा लीजिए, मैं नहीं मानती कि वो हिंदुस्तान के ओवर पाकिस्तान को चुनेगा, या हिंदुस्तान के ओवर ऐसा। मैं मानती हूँ मोदी सरकार से नफरत कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में उसके साथ कुछ गलत होता है, ये झूठ वो बर्दाश्त न कर पाएगा, ना ही वो बोलेगा। लेकिन इस तरह की तो बहुत सी रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो भी मैं आपको भेज दूंगी कि इंडिया में जो है वो रिलीजन को लेकर, रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको लेके जो है बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लोग करते हैं, मैं मानती हूँ, कोई दो राही नहीं है। हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के मुखालिफत करते हैं, जो मुसलमानों से बैर रखते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती है, संघ करता है, आरएसएस जिसको आप कहते हैं, आरएसएस संघ हमारा करता है, या मोदी सरकार करती है, ये सरकार ने ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन करी, वो गलत है। कुछ लोग जरूर हैं, देखिए, पांचों उंगलियां पर बराबर नहीं होती, पर वो तो हर जगह है ना। आप यहाँ रहे, वहां रहे, आप बॉर्डर के उस पार हैं, बॉर्डर के इस पार है, कहीं भी रहे, ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे।
बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच निगत कि आपने ज्वाइन किया एंड आई Thank you, होप कि आरज़ू। आप दोबारा भी कोई सिटिंग रखेंगे और जरूर जरूर जरूर। कि हमें एक दूसरे की बात सुनने की और समझने बिल्कुल की जरूरत है बिल्कुल बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल आरज़ू। और हमारे हिंदुस्तान की तो हमेशा वो रहती है कोशिश, और मुझे लगता है पाकिस्तान में भी आम जनता की तो यही कोशिश रहती है कि किसी प्रकार दोनों ही देशों के संबंध जो है वो आपसी में अच्छे हो जाए और दोस्ती से रहे, क्योंकि जो भी है एक देश हमारा हुआ करता था, टूट गया कोई बात नहीं, रिश्ते नहीं टूटते। रिश्ते नहीं टूटने चाहिए और बिल्कुल आप भी आइए, इस्लामाबाद आइए, इंशाल्लाह जरूर। फिर हम आपको घुमाएंगे और बिरयानी भी खिलाएंगे। जरूर, इतनी मशहूर है आपकी पाकिस्तान की बिरयानी हमारे हिंदुस्तान में। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आप आए दिल्ली तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको उस एरिया में ले जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि हिंदुस्तान में आपको डरने की जरूरत हम नहीं। तो जब प्लान करते हैं कि आज जाएंगे, उस वक्त आप लोग एयर स्ट्राइक कर देते हैं या कुछ और हो जाता है और फिर वो चीज वहीं पहुंच जाती है जहाँ पहले थी। चलिए, चल आप भी आइए, हम भी आएंगे। जरूर इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, आपने यहाँ पर बुलाया। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके।